हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल NCERT स्टडी ट्यूब पर। आज इसमें हम विज्ञान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए विज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। तो चलिए इसमें कुछ पहले बायो के प्रश्न स्टार्ट करेंगे। पहला प्रश्न लिखा हुआ है, कोशिका में तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए क्या लेना चाहिए? पहला ऑप्शन है ग्लूकोज, दूसरा ऑप्शन है प्रोटीन, तीसरा ऑप्शन है विटामिन सी और चौथा ऑप्शन है सुक्रोज। तो बताइए क्या है इसका सही उत्तर। तो फ्रेंड्स, इसका सही जो उत्तर है वो है ग्लूकोज। तुरंत ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज लिया जाता है। नेक्स्ट, ज्ञात सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है? माइक्रोसिस्टिस, दूसरा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा, तीसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया या फिर चौथा क्लोरेला। बताइए फ्रेंड्स क्या है सही उत्तर। सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो माइकोप्लाज्मा होता है। नेक्स्ट, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फाइकोसाइनिन, क्लोरोफिल, कैरोटीन या फिर निकोटीन। दोस्तों, इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं और आने वाले सारे एग्जाम्स में पूछे जाने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं। तो गाजर का जो रंग होता है वो कैरोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट, नाभिक के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? गाल्जी में, अंतःप्रदब्बी जालिका में, राइबोसोम में या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो दोस्तों याद रखना है, नाभिक के बाहर जो डीएनए मिलता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस भी कहते हैं और यहीं पर श्वसन संबंधी प्रक्रिया संपन्न होती है। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक कोशिका में निम्न में क्या नहीं होता? नाभिक, राइबोसोम, कोशिका झिल्ली या फिर डीएनए। बताइए फ्रेंड्स क्या है इसका सही उत्तर। तो याद रखें, प्रोकैरियोटिक कोशिका में नाभिक नहीं पाया जाता। नेक्स्ट, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या है? 1, 2, अनेक या फिर शून्य। तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को याद रखना है कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी कोशिका में जो सूत्र कणिका है मतलब माइटोकॉन्ड्रिया वो नहीं होते हैं, शून्य। नेक्स्ट, पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार को किस नाम से जानते हैं? साइटोपाइज, कोशिका ग्रसनी, क्रिप्टोस्फेयर या फिर कोशिका मुख। तो पैरामीशियम में उत्सर्जन द्वार साइटोपाइज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, निम्न में कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैक कहा जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, टेट्रोसोम या फिर फैगोसोम। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही उत्तर है वो है लाइसोसोम। इसे आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट, अग्न्याशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं? थाइमस, एस्ट्रोजन, लीवर या फिर लैंगरहैंस की दीपिकाएं। तो याद रखना, अग्न्याशयी कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं वो लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहलाती हैं। और इंसुलिन की जो कमी से जो होने वाला रोग है वो है डायबिटीज़। नेक्स्ट, कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? बैक्टीरिया, वायरस, कवक या फिर पौधे। तो बताइए फ्रेंड्स, कोशिका सिद्धांत का पालन कौन से जीव नहीं करते हैं? तो याद रखना है कि वायरस जो होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं। नेक्स्ट, दबाने से, अब देखिए इसमें हम कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन देखते हैं। दबाने से बर्फ का गलनांक, पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा है अपरिवर्तित रहता है या फिर निम्न में से कोई नहीं।
तो फ्रेंड्स दबाने से जो बर्फ का गलनांक है वो घट जाता है। लेकिन फ्रेंड्स याद रखना है कि जो ठोस होते हैं उनको दबाने से जो उनका गलनांक है वो घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। लेकिन बर्फ़ के केस में उल्टा होता है, बर्फ़ का जो गलनांक होता है वो दबाने पर घट जाता है और बाकी सारे ठोसों का जो गलनांक है वो दबाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट, जब बस सहसा मुड़ती है, दोस्तों यहाँ पे सही कर लीजिएगा, मुड़ती है लिखा है। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता है। किसके कारण गिरता है? गति का जड़त्व के कारण, संवेग में परिवर्तन के कारण, त्वरण में परिवर्तन के कारण या फिर वेग में परिवर्तन के कारण। सही उत्तर हो जाएगा गति के जड़त्व के कारण। एक चीज ध्यान देना है, प्रथम नियम को जड़त्व का नियम ही कहते हैं जो न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट, न्यूटन का पहला नियम संकल्पना देता है ऊर्जा की, कार्य की, संवेग की या फिर जड़त्व की। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो अंत तक बने रहें। तो न्यूटन का जो पहला नियम है वो जड़त्व की संकल्पना देता है। जड़त्व के इस नियम के अनुसार होता है कि जो चीज़ स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी और जो चीज़ गतिमान है वो गतिमान ही रहेगी जब तक उसमें कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। नेक्स्ट, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या फिर कोई नहीं। तो याद रखना है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो न्यूटन का तृतीय नियम कहलाता है, एक्शन रिएक्शन का नियम न्यूटन ने दिया था। नेक्स्ट, किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके डैश डैश की माप है, भार की, संवेग की, जड़त्व की या फिर बल की। तो फ्रेंड्स किसी वस्तु का जो द्रव्यमान है वो इसके जड़त्व की माप है। किसी वस्तु में जो द्रव्यमान उपस्थित होता है वो जड़त्व के कारण होता है। नेक्स्ट, एक समान गति वाला पिंड त्वरित हो सकता है, त्वरित नहीं होता, हमेशा त्वरित होता है या फिर एक समान वेग होता है। तो फ्रेंड्स जो एक समान गति वाले जो पिंड हैं उनमें त्वरण नहीं होता है, त्वरण उनका शून्य होता है या स्थिर होता है, तो त्वरित नहीं होता। नेक्स्ट, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1 नैनोमीटर किसके बराबर है? 10⁻⁻9 मिलीमीटर, 10⁻9 मिलीमीटर, 10⁻⁻9 सेंटीमीटर या फिर 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें समझना है आप लोगों को कि एक जो नैनोमीटर होता है वो 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता है, लेकिन इसमें मीटर में तो ऑप्शन है ही नहीं, तो इसमें हम 10⁻⁹ को कन्वर्ट कर लेंगे। 10⁻⁹ में को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 का गुणा करा देंगे, तो ये बन गया सेंटीमीटर में। अब इसमें 10⁻⁻9 में से 2 जीरो कट जाएंगे 100 के कारण, तो -7 सेंटीमीटर बचने वाला है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगर मीटर में पूछता तो 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर के बराबर होता, किंतु यहाँ पे सेंटीमीटर में पूछा गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी कार्य को समय अवस्था में रखने के लिए, दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे साम्यावस्था है, साम्यावस्था। किसी कार्य को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या है 1, 2, 3 या फिर 4। देखिए मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स यहाँ से अप्लाई हो रहा है और दूसरा फोर्स इसके जस्ट विपरीत अप्लाई हो रहा है। मान लीजिए ये लग रहा है 10 न्यूटन का और ये भी लग रहा है 10 न्यूटन का।
तो अब इसमें होगा क्या, 10 न्यूटन का लेफ्ट साइड से बल आरोपित हो रहा है और 10 न्यूटन का दाहिनी साइड से भी आरोपित हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा कि यह ऑब्जेक्ट अपने स्थान पर ही स्थिर रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो न्यूनतम कितने बलों की ज़रूरत पड़ी, 2। मैक्सिमम बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, उनकी संख्या डिफाइन नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बल होने चाहिए। नेक्स्ट, 1 माइक्रोन किसके बराबर है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना है कि जो 1 माइक्रोन होता है वो 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी 10⁻⁻6 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट, परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे आपको ब्लॉक बताना है, किस ब्लॉक से संबंधित है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक या फिर एफ ब्लॉक। तो याद रखना परमाणु तत्व संख्या जो 29 है वो 29 होता है कॉपर का। तो कॉपर एक धातु है और सभी धातुएं डी ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, आवोगाद्रो ने, डाल्टन ने, न्यूटन ने या फिर पास्कल ने। तो याद रखना है पदार्थ का जो परमाणु सिद्धांत है वो डाल्टन ने दिया था। नेक्स्ट, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन उस नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो जब भी कोई कंपाउंड बनता है तो उस कंपाउंड में जो शेयर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का शेयरिंग बिल्कुल भी नहीं होता है। तो इस केस में जब कोई कंपाउंड बन के तैयार होता है तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉनों की वजह से होती हैं, क्योंकि उनमें जो शेयरिंग पार्टिकल हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एम कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है। ध्यान दें, यह पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इस तरह बहुत सारे कोश हो सकते हैं। पहला कोश जो होता है वो के होता है, दूसरा एल, तीसरा एम और तीसरा एन, चौथा। तो इसी तरह से जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो इसी टर्म में जो है बढ़ते चले जाते हैं। तो जो पहला सेल है के, उसमें अधिकतम आप 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। दूसरा जो एल कोश है उसमें आप 8 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो। तीसरा जो एम सेल है उसमें आप 18 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। और जो चौथा जो एन सेल है उसमें आप 32 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर सकते हो। तो इसमें पूछा था कि एम कोश में उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। तो एम कोश में जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन हैं वो 18 होंगे। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2, 8, 10। दूसरा ऑप्शन है 2, 6, 8, 4। तीसरा ऑप्शन है 2, 8, 8, 2 और चौथा ऑप्शन है 2, 10, 8। तो याद रखना है किसी भी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस फॉर्म में भरा जाता है 2, 8, 18 और 32 के फॉर्म में। तो इसमें जो परमाणु क्रमांक 20 था उसमें हो जाएगा 2, 8। अब देखिए इसमें हम 18 इलेक्ट्रॉन भर नहीं सकते हैं, क्योंकि 18 अगर यहाँ पे भरते हैं तो वो 20 से ज़्यादा हो जाएगा और हमारे पास केवल 20 ही इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो इसमें होता क्या है कि इसमें 8 की रिपीटिशन हो जाती है। तो 8, 8, 16, 2, 18। अब जितने की यहाँ पर कमी है उतने आप इलेक्ट्रॉन रख दीजिए
2 की कमी है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए हैं। तो इसका जो सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 8 8 और 2। एक चीज़ और याद रखनी है आपको, जो अंतिम जो कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं वही इसकी संयोजकता भी कहलाती है। और इस सीरीज का अंतिम प्रश्न, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 17 और द्रव्यमान संख्या 36 है तो उसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या है? देखिए, जो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है वो परमाणु द्रव्यमान में, इसमें परमाणु द्रव्यमान है 36, इसमें से आप परमाणु क्रमांक घटा दीजिए तो आपका जो भी नंबर निकल के आएगा वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे। तो 36 में से 17 जाएंगे तो आपका बचने वाला है 19। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, आज का प्रश्न है, आप लोगों को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।